एक युवा और बढ़ती आबादी, प्रति व्यक्ति आय में बढ़त और ख्वाहिशों का खुला आसमान। ऐसा लगता है कि रास्ता ही मंजिल हो। इंडिया के ऑटोमोटिव सेक्टर का शायद यही सच है। डोमेस्टिक या इंडिया में होने वाले सेल्स को देखें तो हम दुनिया के बड़े बाजारों में से चौथे स्थान पर हैं। ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे, बस और टू व्हीलर उत्पादन में इंडिया दूसरा सबसे बड़ा देश है। सुनने में ये आंकड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अभी भी हमारी अपनी मार्केट अंडर पेनिट्रेटेड है, यानी अभी बढ़त की गुंजाइश और काफी ज्यादा है। क्या आप जानते हैं कि हर 1000 हिंदुस्तानियों पर सिर्फ 34 फोर व्हीलर्स खरीदे जाते हैं? अमेरिका में ये नंबर है 860, जापान में 612, इंडोनेशिया जैसे छोटे मुल्क में भी हमसे ज्यादा वाहन खरीदे जाते हैं। टू व्हीलर्स में भी इंडियन मार्केट का साइज अभी आदर्श से कम है। हर 1000 हिंदुस्तानियों पर सिर्फ 120 यूनिट्स की बिक्री होती है। इंडोनेशिया में यही नंबर है 460, हमसे 4 गुना। तो लाजमी है कि एक प्रगतिशील देश में सेल्स को बढ़ने का हेडरूम काफी है, खास तौर पर जब हमारी पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय में बढ़त देखी जा रही है। क्या आप जानते हैं कि अगर 2 या 4 व्हीलर के प्राइसेस की बात करें तो उसमें हो रही बढ़त से कहीं ज्यादा तेजी से हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। और हाँ, ऑटो सेक्टर सिर्फ पूरी बनी बनाई गाड़ियों तक ही सीमित नहीं है। इंडिया में एक बहुत बड़ा एंसिलरी हब भी है, जो बनाते हैं ऑटो पार्ट्स या जिसे हम कंपोनेंट्स इंडस्ट्री कह सकते हैं। सोचिए, गाड़ी में किस किस चीज की जरूरत होती है। टायर, बैटरी, सीट्स, लाइटिंग, स्विच गियर, एक्सल्स और बहुत कुछ। और हम अपने उभरते ईवी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विद्युतीय वाहनों को कैसे भूल सकते हैं। और उनके साथ जुड़ी हुई है टेक्नोलॉजी कंपनीज भी। आज भारत में एक गतिशील और विकासशील ईवी मार्केट देखी जा रही है और इसमें बड़ा हाथ सरकार का भी है। ईवीज पर जीएसटी 28 नहीं, 5% है। 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी फेम पॉलिसी के अंडर दी जा रही है। पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स हैं, साथ ही कस्टम ड्यूटीज भी कम कर दी गई हैं और इसके चलते ईवीज की एक्सेप्टेबिलिटी यानी स्वीकार्यता बढ़ती दिख रही है। आज हर दूसरा ऑटो या 3 व्हीलर एक ई रिक्शा है और पिछले 4 सालों में इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियों की सेल्स में भी 10 गुना इजाफा देखा गया है। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक्सपोर्ट भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे टू व्हीलर एक्सपोर्ट्स अब 28,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं, यानी पिछले 10 सालों में 13% की कंपाउंडेड ग्रोथ। सिर्फ टू व्हीलर्स ही क्यों, बाकी कई तरह की कंपनीज में भी एक्सपोर्ट्स का प्रोपोर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। सही वक्त है हमारे एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड से मिलने का। ये एक थीमेटिक फंड है जो ऑटो इंडस्ट्री को एक व्यापक नजरिए से देखेगा। Our universe, the way we have computed, comprises of 134 stocks. 20 of them are original equipment manufacturers, and greater than 100 are the auto component players, where we see diversified high growth opportunities in general. Our stock selection strategy will comprise of a top-down approach to select the right economic trends and the growth trajectory of the various subsegments. It will also encompass a bottom-up approach to select companies which have a high growth potential, companies which have strong brand building capabilities, as well as the ability to adapt to the evolving landscape in the automotive space, which is changing at a very fast clip, along with the basic hygiene factors like good earnings quality, good cash flows, as well as decent return profiles.
और अगर आप इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग वेव से लाभ उठाना चाहते हैं, तब भी एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड एक शानदार जरिया है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में 17% हिस्सा है, जिसे सरकार 25% तक बढ़ाना चाहती है, और इसमें ऑटो सेक्टर की भागीदारी है जीडीपी में 7% की। The automotive sector is an excellent way of playing the growth story in India. And the two factors that appeal the most to us are the underpenetration as well as the affordability factor. When we look at across vehicle categories, the penetration levels is much lower in India versus other geographies, and a comparison that we did with countries like China and South Korea indicate that India today is where these countries were just prior to the hypergrowth phase. To kind of give an example out here, between 1985 to 1996, the South Korea passenger vehicle market grew at 18% CAGR, and at the start their per capita income was $2,500, almost equal to where India is today. The second factor, as I mentioned, is on affordability. When we look at the per capita disposable income growth over the last 10 years, it has been higher than the average selling price of a passenger car or a two-wheeler, which just indicates that the affordability factor today is better than what it is in the past, allowing consumers to uptrend their vehicle purchase, as well as the original equipment manufacturers to do business on the premiumization side. एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड में आप 500 रुपए एसआईपी और 5,000 रुपए लमसम से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इस फंड की और जानकारी आपको अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर से मिल सकती है। देखने के लिए शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूं कि आपके निवेश का ये सफर कामयाब हो। म्यूचुअल फंड एवं निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।